हेलो फ्रेंड्स। मैं हूँ रजनी और मैं आज आई हूँ अंकित सर की क्लास में आपको लेके। तो आइए चलिए देखते हैं कि सर आज हमें क्या बताने वाले हैं, कौन सी जानकारी देने वाले हैं। कॉमन सिविल कोड लाने के लिए आप कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा भारत के लॉ विभाग को यानी कि लॉ मिनिस्ट्री के सचिव को यह आंसर दिया, यह कहा गया है इंस्ट्रक्शन दे करके कि जितना जल्दी हो सके यूनिवर्सल सिविल कोड जो है उसे आप लेकर के आए, समान नागरिक संहिता लेकर के आए। हुआ ये कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, ये तो सही है कि जल्दी से कॉमन सिविल कोड लेकर के आइए, लेकिन कॉमन सिविल कोड से पहले आपको जो बात समझ में आनी चाहिए वो क्या है, मैं वो बताता हूं। साथियों, हुआ ये, राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था। तो आप पूछेंगे दिल्ली की कहानी कैसे आ गई? सारी बातें बताते हैं। राजस्थान में जो व्यक्ति अपनी पत्नी से तलाक चाहता था वो मीणा समुदाय से बिलोंग करता था। अब आप पूछेंगे सर मीणा समुदाय को आपने हाईलाइट क्यों किया? अब इसके बारे में भी सुन लीजिए। इसलिए समुदाय को हाईलाइट किया गया क्योंकि मीणा कम्युनिटी राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर की जाती है, अनुसूचित जनजाति में कंसीडर की जाती है। तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि जब वो उन्होंने तलाक मांग लिया तो ये सवाल बड़ा क्यों हो गया? अब सुनते चलिए। हुआ ये कि जब मीणा समुदाय के एक व्यक्ति ने अपने पत्नी से तलाक मांगना चाहा तो वो तलाक के लिए कोर्ट गया कि मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहना चाहता, मैं डिवोर्स चाहता हूं। जब डिवोर्स मांगने वो गया तो ट्रायल कोर्ट ने उसके डिवोर्स की मना कर दिया कि नहीं, आपको डिवोर्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपनी तरफ से एक पॉइंट रेज कर दिया। क्या पॉइंट रेज कर दिया? उसकी पत्नी ने यह कहा कि सर, हमने शादी भले ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग की हो। अब आप पूछेंगे यह कौन सा एक्ट है? साथियों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर शादियां होती हैं तो उसमें रस्में, रीति रिवाज और जो भी आप कर्म करते हैं वो सारे अगर हिंदू प्रथा के अनुसार किए जाते हैं तो वो सारी की सारी चीजें हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कवर की जाती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो प्रथाएं लिखी हैं उसके अनुसार भले ही हमने शादी की हो, लेकिन हम राजस्थान के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के केस में हम लोगों को तलाक दिया जाना अलाउ नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। लड़के ने तलाक मांगा क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने जिस परंपरा से शादी की वो हिंदू मैरिज एक्ट की परंपराएं थी, लेकिन लड़की ने तलाक देने से मना कर दिया क्योंकि वो कहती है कि मीणा समुदाय के अंदर तलाक की प्रथा नहीं है और चूंकि यह समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब है तो शेड्यूल्ड ट्राइब को सरकार के द्वारा एग्जम्पशन मिला हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट से। हिंदू मैरिज एक्ट से यह एग्जम्पशन मिला हुआ है कि वो कम्युनिटी जिनके अंदर कम्युनिटी को बचाने के लिए यह जरूरी है कि वहां की कुछ प्रथाओं को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, यानी वहां की कुछ प्रथाओं को इसलिए साइडलाइन कर दिया जाए क्योंकि इस वजह से कहीं कम्युनिटी का नुकसान ना हो जाए। इसलिए मुझे ऑलरेडी एग्जम्पशन मिला हुआ है कि मुझे जो हिंदू मैरिज एक्ट है, लड़की का कहना है कि मुझे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक नहीं दिया जाना चाहिए। तो साथियों, ट्रायल कोर्ट ने इस लड़के को तलाक नहीं दिया क्योंकि लड़की का स्टैंड मजबूत था। अच्छा, अब यह लड़का यही नहीं रुका, यह यहां से निकला और पहुंचा दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय में जाकर के इसने सवाल किया और सवाल बहुत जेन्युइन तरीके से किया। बोले सर, मुझे तलाक चाहिए, और जब तलाक चाहिए तो तलाक में जब मैंने शादी हिंदू मैरिज एक्ट से की है तो फिर ट्राइबल कानून बीच में कैसे आ जा रहे हैं? मैंने जब प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज वो माने जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं तो मुझे क्यों नहीं वो दिया जा रहा, तलाक नहीं दिया जा रहा, ये बताएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर लड़की का पक्ष सुना, लड़की ने भी अपनी बात रखी। जब दोनों ने अपनी बात रखी तो दिल्ली हाईकोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि चूंकि इन दोनों की गलती कहीं नहीं है, लड़का अपनी जगह सही है, लड़की अपनी जगह सही है, गड़बड़ है तो सरकार की है। सरकार की गड़बड़ क्या है कि ऐसे कानून बना ही क्यों रखे हैं जिनमें लोग जाके पिस जाते हैं? मतलब दो अलग अलग कानून ही क्यों हैं जब देश एक है? तो देश एक है तो शादी का कानून भी एक होना चाहिए, जिसे हम समान नागरिक संहिता कहते हैं, कॉमन सिविल कोड कहते हैं। यानी कि हम लोग जो समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को आदेशित किया है कि आप जल्दी से कॉमन सिविल कोड लाने का प्रयास करें ताकि लोगों को अपने अपने कानूनों के हिसाब से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आप पूछेंगे सर, फिर सरकार
सरकार ने क्या कहा? देखिए बात ऐसी है साथियों कि भारत के अंदर भारत का जो नीति निदेशक तत्व है, भारत की सरकार में जब अपन भारत का संविधान पढ़ते हैं तो पार्ट 4 के अंदर जो नीति निदेशक तत्व है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 44 यानी 44 जो है वो कहता भी कॉमन सिविल कोड के बारे में है, लेकिन हम आज तक नहीं ला पाए। क्यों नहीं ला पाए? तो चलिए अब थोड़ा इतिहास जानते हैं। साथियों हुआ कुछ यूं था कि भारत सरकार, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया तो यह कहा कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कह चुकी है कि कॉमन सिविल कोड लेकर आए। सरकार है कि कॉमन सिविल कोड लाती ही नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे अल्टीमेटली इसका मीनिंग क्या है सर? देखिए इसको इस प्रकार से समझिए, भारत में बहुत सारे जाति, संप्रदाय, धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के अंदर अपनी अपनी प्रथाओं को मानने के कानून भी अपने अपने हैं। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू अपनी शादी के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को फॉलो करता है। इसी प्रकार से अगर उसे बच्चे को गोद लेना हो तो गोद प्रथा अधिनियम अलग से बना हुआ है। इसी प्रकार से उसे अगर स्पेशल केस में शादी करनी हो तो उसके लिए एक्ट अलग से बना हुआ है। तो हिंदुओं के लिए अलग अधिनियम भारत में चलते हैं। ऐसे ही मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है जो कि 1937 से शरीयत कानून से चला आ रहा है। ऐसे ही ईसाइयों के लिए अलग कानून है। सब अलग अलग कानून से अपने शादी विवाह और अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। चूंकि भारत डाइवर्सिटी लिया हुआ देश है, इस वजह से यहां पर शादी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, गोद जैसी व्यवस्थाएं जो हैं, तलाक जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, ये धर्म के आधार पर लीड की जा रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबसे ऊपर मानव अधिकार की बात की और कहा कि इसकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो हमें समान नागरिक संहिता ले आनी चाहिए। साथियों एक बहुत ही फेमस केस है जो आपके लिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और उस केस का नाम है शाहबानो केस। साथियों शाहबानो वो केस है जहां पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस के माध्यम से ही कॉमन सिविल कोड की लोगों के अंदर आस जगाई थी, सबके लिए समान नागरिक संहिता हो, इसके बारे में सबसे पहले कमेंट किया। कहानी कुछ इस प्रकार से है। शाहबानो केस है 1985 का। शाहबानो एक इंदौर की, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वहां की रहने वाली एक महिला थी। उन महिला का अपने पति से तलाक हुआ जिनका नाम अहमद खान था। शाहबानो का जब अहमद खान से तलाक हुआ तो तलाक अहमद खान ने अपनी प्रथाओं के अनुरूप ट्रिपल तलाक, जिसमें तलाक 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 3 बार बोल के तलाक दिया जाता है, ऐसी स्थिति में तलाक दिया। 60 वर्षीय ये शाहबानो अपने तलाक के माध्यम से जब अपनी तलाकशुदा जिंदगी जीने लगी तो इन्हें तलाक के बाद 60 वर्ष की उम्र में तलाक दिया गया था। तब तक इनके 5 बच्चे थे। ऐसी स्थिति में शाहबानो ने इनसे मतलब तलाकशुदा जीवन के लिए कुछ अमाउंट मांगा, एलुमनी अमाउंट जिसे कहा जाता है, जो जीवन भत्ता कहा जाए या गुजारा भत्ता कहा जाए। देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो तलाक में उसके शादी के बाद की जिम्मेदारी के रूप में कुछ एलुमनी अमाउंट दिया जाता है, यानी कि जीवन निर्वाह करने के लिए उसे बाद के जीवन के लिए भी धन दिया जाए। जैसे आपने बहुत सारे आजकल उदाहरण देखे होंगे, जैसे जेफ बेजोस ने जब अपनी पत्नी से तलाक लिया तो उसको बहुत सारी संपत्ति उसको देनी पड़ी, तब जाके तलाक हुआ। अपन ने अभी ऋतिक रोशन का उदाहरण सुना था, उसने अपनी पत्नी को बहुत सारी संपत्ति दी, तब जाके उसका तलाक हुआ। तो ऐसे ही शाहबानो ने 1985 में अपने पति से तलाक मांगा और तलाक मांग करके उसे फंड की जरूरत पड़ी। मतलब तलाक मांगा नहीं, पति ने तलाक दे दिया, उसने अपने लिए एक अलमनी राशि मांगी कि मुझे जीवन भत्ता चाहिए और भत्ते के लिए मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। पति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह चूंकि हमारे कानून में नहीं आता। कौन से कानून में? मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार यह काम नहीं करता। हमारे जो मैट्रिमोनी के लिए या विवाह के लिए जो कानून बने हैं उनमें उसमें जीवन भत्ता जैसी कोई चीज दी ही नहीं है, गुजारा भत्ता जैसी कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो मैं तुम्हें गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। शाहबानो इस केस को लेकर कोर्ट दर कोर्ट घूमने लगी। अंत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस पर अपना निर्णय देते हुए इनके पति अहमद खान के लिए एक सीआरपीसी की धारा के तहत आदेश दिया और यह कहा कि इन्हें अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। और गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनके पति को आदेशित किया कि आप गुजारा भत्ता दें। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को एक महिला के अधिकार के लिए दिया था और महिलाओं का यह अधिकार बहुत ज्यादा चर्चित भी था, क्योंकि महिलाएं इस माध्यम से जो अब तक तलाकशुदा जिंदगी जी रही थी वो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए शाहबानो के साथ अपने आप को अटैच कर चुकी थी। लेकिन अब यह मामला और बिगड़ता है। बिगड़ता कैसे है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आदेश सुनाया कि इन्हें गुजारा भत्ता देना होगा, इससे मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हो गए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। भारत में धर्म के आधार पर प्रदर्शन शुरू होने लगे। मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए इस आदेश को अपने विरुद्ध माना गया और ऐसी स्थिति में सरकार के ऊपर एक नैतिक दबाव आया। उस समय सरकार में राजीव गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। राजीव गांधी जी ने मुस्लिमों के धर्मगुरुओं के कहने पर, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, धर्मगुरुओं के कहने पर साथियों तुरंत उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम था मुस्लिम महिला
तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986, ध्यान से सुनिएगा। 85 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें जीवन भत्ता दिया जाए और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मांगा गया था, लेकिन बात यहां अमाउंट की नहीं थी, बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुस्लिमों के कानून के खिलाफ आदेश दिए जाने की थी। इस कारण से मुस्लिमों के अंदर क्या हुआ, एक विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ धर्म गुरुओं में। ऐसा नहीं है कि सभी मुस्लिम एक प्रकार से सरकार के खिलाफ हो गए, लेकिन जो समाज के वो लोग थे जो धर्म की पैरवी किया करते थे, उन लोगों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को संतुष्ट करने के लिए राजीव गांधी जी के द्वारा एक प्रयास किया गया और उस प्रयास में उन्होंने एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986। उस कानून में उन्होंने यह कहा कि अगर कोई मुस्लिम अपनी प्रथा के अनुसार किसी को तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी जीवन निर्वाह करने के लिए भत्ता देने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलटते हुए सरकार ने एक अधिनियम दे दिया और इसके चलते हुए मुस्लिम धर्मगुरु तो खुश हो गए, लेकिन जनता उनसे नाराज हो गई, महिलाएं उनसे नाराज हो गई और भारत में राजीव गांधी जी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने ये जो नीति अपनाई थी ये एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए अपनाई गई नीति है। ऐसा कह करके हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कहा गया। मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब हुआ अपने वोट बैंक के फायदे के लिए किसी के गुनाह को कवर कर देना कि भाई तुमने गलत किया है, लेकिन चूंकि इससे मुझे फायदा हो सकता है इसलिए मैं इसे कवर दे रहा हूं। भारत में इसके खिलाफ काफी लंबा प्रदर्शन चला। यहां शाहबानो केस तो हार गई थी, लेकिन पॉलिटिकली वो जीत चुकी थी, क्योंकि भारत में उनके समर्थन में अब नारे लगने लगे थे। अब क्या आगे बढ़ती है कहानी साथियों, राजीव गांधी जी को इसकी वजह से अभी 84 के अंदर इन्हें प्रधानमंत्री इनकी मां की मौत के बाद बनाया ही गया था। भारत के यंगेस्ट पीएम थे और उन्होंने 85 में जब यह कहानी सुनी और 86 में इस प्रकार का फैसला लिया तो निश्चित ही उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि वो भारत की जनता को कैसे अपने आदेश से समर्थन दें। अब बड़ा सवाल यह था कि भारत में बहुलतावादी या बहुसंख्यक हिंदुओं को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि अब यह प्रयास भारत में सेक्युलर इंडिया का नहीं तुष्टीकरण का चल रहा था। ऐसी स्थिति में उन्होंने 1989 में, अब देखना यहां पर एक बहुत बड़ा बवाल है और वो ये है कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर वाला जो इशू आता है उसके बारे में कहा जाता है कि राजीव गांधी जी ने ही आदेश दिया था शिलान्यास का, भूमि पूजन का। जो मंदिर के अंदर भूमि पूजन का आदेश है कि बाबरी मस्जिद में शिलान्यास या भूमि पूजन किया जाए राम जन्मभूमि मानते हुए, वो आदेश 1989 में इसी दबाव में दिया गया था, क्योंकि उन्हें डर था कि 89 के चुनाव में जब वो उतरेंगे तो कहीं चुनाव ना हार जाएं, क्योंकि जनता, बहुसंख्यक जनता धर्म के आधार पर उनसे नाराज हो चुकी है। तो एक तरफ मुस्लिम लोगों को संतुष्ट करने की बात थी, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 89 में उन्होंने वहां पर पूजा करने का अधिकार दे दिया था। इस घटना का परिणाम क्या निकला वो आपके सामने है, लेकिन फिलहाल के लिए शाहबानो वो केस बना जिसने राजीव गांधी जी की पूरी इमेज जो है वो धूमिल कर दी। तो शाहबानो मजाक केस नहीं था। शाहबानो भले ही एलुमनी नहीं जीत पाई, लेकिन साथियों वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि नहीं, तलाक के बाद में महिलाओं को संरक्षण के रूप में अधिकार मिलना चाहिए। और साथियों ये सवाल का आपने एक पक्ष सुन लिया। वर्ष 2017 में ट्रिपल तलाक को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो केस के अंदर भी फिर से सरकार से कहा कि समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड लेके आइए जिसमें धर्म के आधार पर लोगों का निर्णय ना हो कि वो कौन सा धर्म पकड़े। अब सवाल पूछेंगे, सर ये जो आपने बताया क्या यह तरीका सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के कानून में धर्म के आधार पर इंटरफेयर किया? साथियों इसका एक दूसरा पक्ष है, अब वो सुनिए। साथियों पक्ष यह है कि भारत के अंदर, भारत के संविधान के पार्ट 3 के अंदर जब हम आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अधिकार का मतलब यह है कि मैं कौन सा धर्म मानता हूं, मैं मेरे धर्म का प्रबंधन कैसे करता हूं, मैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाता हूं, यह मेरा मूल अधिकार होना चाहिए। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो भारत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉमन सिविल कोड की कह करके जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसे कम करने का प्रयास किया गया। ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार की बात सुने और सुप्रीम कोर्ट के भी पुराने डिसीजंस देखें तो मूल अधिकार हमेशा नीति निर्देशक तत्वों पर भारी रहे हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता ऊपर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता के केस में फिर से इस मामले को कई बार हाईलाइट किया है कि ये जो मामले हैं इनमें समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और सुप्रीम
कोर्ट ने भारत का इकलौता राज्य गोवा, जहां पर आज भी कॉमन सिविल कोर्ट चलता है। कॉमन सिविल कोर्ट का मतलब है कि यदि वहां पर कोई मुस्लिम युवक अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे देता है तो उसे जेल जाने की सजा मिलती है। यानी कि वहां पर आज भी समान नागरिक संहिता चलती है। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गोवा का एग्जाम्पल कोट भी किया है कि गोवा जैसी स्थितियां अपनाई जानी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हों। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 से कीजिएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो सर बनाते रहते हैं और उनके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे ज़रिए। और अगर आप अंकित सर के चैनल पर जाके उनकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।